आज करने वाले हैं फुल रिव्यू द मोस्ट हेटेड फोन, ये वाला ऑफ 2025। हमें पता है ये फोन कौन सा है, लेजेंड्स को भी पता है ये फोन कौन सा है, आपने थंबनेल देखकर पहचान लिया होगा। ये है आईफोन 16e वेस्ट। ये ई लगाया तो मैंने सोचा वेस्ट लगाना भी जरूरी था, एप्पल शायद भूल गया रहेगा। एनीवे ये भाई ये वीडियो में रोस्ट नहीं होने वाला है, मतलब सीधा रिव्यू करेंगे, एकदम जेन्युइन तरीके से आपको बताएंगे कि 60,000 रुपये में जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ है तो इसकी कितनी वैल्यू है, और इसके अलावा कौन से फ़ोन्स हैं जो लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसको कब लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो भाई कर लीजिए, अच्छा लगेगा। जो पुराने हैं तो भाई आप लोग वापस सब्सक्राइब मत करना, और साथ में लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में मज़ा आएगा, ज़रूर बताना। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कम ऑन गाइस विथ मी ऑन 3, 2, 1। वेलकम टू 2017। आईफोन 10 आया था, याद है, कुछ वैसी छवि यहाँ पर लेके आया है, और आईफोन 14 2022 में जो आया था उसके जैसा सेम डिस्प्ले दिया है, एकदम सेम, उसमें कोई चेंजेस माइका लाल नहीं किया एप्पल ने। एप्पल बोलता हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है पब्लिक क्या चाहती है, बस एप्पल फैन बॉय है, उनको जो एप्पल का मसाला हम देते हैं लोगों का, मतलब ये वाला लोगों का, तो वो हम देंगे, तो उन्होंने भी वैसे ही किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ, ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है, 6.1 इंच, इसका इन हैंड फील अच्छा है, काफ़ी छोटा सा है, और साथ में ये सुपर रेटिना XDR और ये ट्रू टोन HDR वाली डिस्प्ले है, और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है, जहाँ पर ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। क्या चल रहा है 2025, हमें 7 से 8 हज़ार के फ़ोन में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिली। देखिए मैं मानता हूँ ये आईफोन है और वो बजट फ़ोन, वो बहुत बेकार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर, तो उसको इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि ब्रांड जब देती है 7-8 हज़ार फ़ोन में, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं दे रहे, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। 60 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले चिपका दिया है, मतलब आज से 6-7 साल पहले हमें ऐसे 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले वाले फ़ोन मिलते थे। 2025 में एप्पल ने एक कमाल करके देखा है, और ये फील होता है। हमने 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले वाले फ़ोन के साइड में रख के जब स्वाइप्स करके देखा तो वो फील आता है, थोड़ा सा माइनर सा हल्का सा लैग दिखेगा जो 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में आप नोटिस करेंगे। और साथ ही साथ इसमें सेरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन दिया है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी फेवरेट चीज़ है दैट इज़ द बेजल्स। इसमें पिक्सल की जो A सीरीज़ होती है, सैमसंग की जो A सीरीज़ होती है, कैसे होते हैं वैसे ही बेजल्स यहाँ पर दे दिया है। मतलब एप्पल ने उस मामले में भी कोई ख्याल नहीं किया कि अगर हमने इतना भद्दा सा नॉच दिया है सामने, इतना आउटडेटेड डिस्प्ले मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा जो 2025 में एप्पल ने यहाँ पर कर दिखाया। कंटेंट देखेंगे तो ये नॉच ऐसा झाँक के देखेगा, हाँ मैं देखने नहीं देगा तेको मैं देखने नहीं देगा तेको, तो ऐसा फील आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का डिस्प्ले। अच्छा, ब्राइटनेस की बात करें तो जो नॉर्मल ब्राइटनेस है इसके अंदर वो 800 निट्स की है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की है, तो ऑन पेपर्स तो काफ़ी कम है। फिर हमने सोचा Xiaomi 15, OnePlus 13 जो आसपास ही प्राइस पर मिल रहा है इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो इंडोर के अंदर जब हमने चेक किया तो डेफिनेटली Xiaomi 15, OnePlus 13 की ब्राइटनेस इससे ज़्यादा थी, और वो फील भी हो रहा था, दिख भी रहा था। लेकिन जैसे अगर हम आउटडोर में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर आईफोन पीक ब्राइटनेस ले लेता है सनलाइट के सामने, और वो थोड़ा काम करता है। तो लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे Xiaomi के सामने जब सनलाइट मोड ऑन नहीं था Xiaomi का, तो ये थोड़ा ब्राइट था। जैसे Xiaomi में हमने सनलाइट मोड ऑन कर लिया तो दोनों इक्वल हो गए, और OnePlus 13 के सामने भी ये थोड़ा टक्कर दे रहा था। तो आउटडोर के अंदर अगर देखा जाए तो ये पीक ब्राइटनेस का थोड़ा सा काम ले लेता है, और वहाँ पर आपको डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले खराब है, काम वो कर लेता है। बाकी यूट्यूब पर आपको HDR का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पर HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है, और प्राइम वीडियो पर आपको HD का सपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। बट ओनली थिंग मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 2025 में ऐसा डिस्प्ले बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए iOS 18.3 चल रहा है, और यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपडेट्स लॉन्गर मिलेंगे, 5 साल 6 साल डिपेंड करता है, जब तक एप्पल दे, ये एप्पल की मर्जी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एप्पल उस मामले में अपने पुराने फ़ोन्स का भी हाथ नहीं छोड़ता है। हाँ, कांड करता है, अपडेट देकर फ़ोन को स्लो करता है, ऐसे बहुत इश्यूज आए थे, सैमसंग के भी आए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर एप्पल उस मामले में अपडेट्स काफ़ी टाइमली आपको देगा। और यहाँ पर आपको स्टॉक एप्पल के ऐप्स ही दिखेंगे जो तो आपको ब्लोटवेयर जैसा फील होगा, बट वैसा कुछ है नहीं, काफ़ी सारे लोग वो यूज़ भी कर लेते हैं। और बाकी UI के अंदर डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस ये सब कुछ बढ़िया है, हैंग लैग वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं। हाँ, बट 60 हर्ट्ज से वो चुभता है अंदर दिल में, बहुत ज़्यादा चुभता है, लेकिन स्टिल काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बैटरी दोस्तों 4005 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। देखो 5 में आपको कितने अच्छे से बता रहा हूँ, 4005 mAh की आपको बैटरी मिलती है, ठीक है। और 20 वॉट का मैक्स चार्जिंग का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। और बॉक्स में एज ऑलवेज चार्जर आपको देगा नहीं एप्पल, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सैमसंग हो या एप्पल हो, जिंदगी भर आपको चार्जर नहीं मिलेगा। क्या एनवायरमेंट सेव हो रहा है,
क्या सेव हो रहा है एनवायरनमेंट, देख लो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन मैक्स सेफ का सपोर्ट नहीं है ना। मैक्स सेफ याद होगा आपको, वो तो पुराना आईफोन्स में भी है, इसमें मैक्स सेफ का सपोर्ट नहीं दिया है। और बाकी इसमें हमने जब चार्ज किया 0 to 100% लगभग 1 hour 40 मिनट्स के आसपास, 40-41 मिनट्स के आसपास चार्ज हुआ था। तो चार्जिंग में बड़ा समय लेता है, पता नहीं क्या इशू था, जब हमने चार्ज किया तो इतना समय ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम नॉर्मल 4K वीडियो ड्रेन की बात करें, यूट्यूब पर हमने प्लेबैक किया था, तो ये अराउंड 11 घंटे के अंदर 39% जो है वो ड्रॉप हुआ था, यानी कि 61% बैटरी जो थी वो रिमेनिंग थी, तो विच वॉज एक्सेप्टेबल। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैकअप्स ने लिया है। और बाकी अगर पूरा मिक्स्ड यूज़ की बात करें, मतलब इसमें हमने गेम खेला, वीडियोस देखा, फोटोज़ किया, सब कुछ किया, और ये नॉन स्टॉप होता है। इसके अंदर हम लोग फ़ोन बिल्कुल भी स्लीप मोड में नहीं डालते। यहाँ पर दोपहर के 2 बजे 100% चार्ज करके हमने रात के 12 बजे तक इसका चार्ज किया था, 10 घंटे के आसपास हमने टेस्ट किया, और ये 97% ड्रॉप हुआ और 3% बैटरी रिमेनिंग थी। अच्छा, ऑन एवरेज अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो इससे एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूंगा कि 1 दिन का बैकअप तो आपको इसमें आराम से मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। फिर भी अगर आप बहुत हैवी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें AAA गेम्स का सपोर्ट है, तो भाई आपको दिन में 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। नॉर्मल मिक्स्ड यूज़ करते हैं, 1 दिन बैकअप कोशिश करेगा ये फोन आपको देने की। कैमरा दोस्तों, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया है। हम मानते हैं वैसे भी मल्टीपल कैमरास की हमें जरूरत नहीं होती इतना, और बहुत सारी ब्रांड्स मार्केटिंग करती है ना, एंड्रॉयड में खासकर, लेकिन ससुरे तो टेलीफोटो तो दे सकता था, क्या हो गया तेरे को। एक कैमरा दिया, वो भी 2025 में खून चूसने के लिए, वो भी 48 मेगापिक्सल का आपको फ्यूजन सेंसर मिलता है। वैसे ये जो सेंसर की जो साइज है, जो सेंसर है ना, ये आईफोन 12 प्रो जैसा सेम आपको मिलता है, बट वहाँ पर फ़र्क ये कि वो 12 मेगापिक्सल का है और ये आपको 48 मेगापिक्सल का खाली फ़र्क है। लेकिन सोचो आईफोन 12 प्रो कब आया था, वो वाला सेम साइज़ का आपको सेंसर यहाँ पर उसने दिया है। 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी 12 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर 4K 60 FPS भी आप शूट कर सकते हैं। फोटो में मैक्स 10 टाइम्स जूम है, वीडियो में आप 6 टाइम्स जूम कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट भी यहाँ पर सिर्फ 1x और 2x है, उसके ऊपर आपको कोई भी पोर्ट्रेट जूम नहीं मिलने वाला है। स्लो मोशन देखेंगे तो HD 240 FPS है, अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस आप निकाल सकते हैं। और जनरली भी अगर आप इसके फोटोज देखते हैं तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, दिस इज अ गुड कैमरा स्मार्टफोन। एक चीज़ तो मैं इसमें इस फ़ोन में तारीफ़ कर सकता हूँ, और वो है इसके कैमरे की। कैमरा अच्छा है, वार्म हो जाते हैं फोटोज़, लेकिन काफ़ी अच्छे से काम करता है। और हमने सोचा कि Xiaomi 15 और OnePlus 13 के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते, तो तीनों में से मुझे इसके फोटोज़ थोड़े से बेटर लगे थे। हावेवर OnePlus 13 भी अच्छा है, Xiaomi 15 भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में वो फोटो उनके अच्छे लग रहे थे, कुछ सिनेरियोस में हमें आईफोन अच्छा लग रहा था, लेकिन इसने काम अच्छा किया है। और सेल्फी भी देखेंगे तो मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ, Xiaomi 15 OnePlus 13 के साथ में काफ़ी क्लोज है तीनों की सेल्फी, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो तीनों ने काफ़ी अच्छे से काम किया। यानी कि आईफोन की भी अगर आप अलग से भी सेल्फीज में आपको दिखा दूँ, आईफोन 16e में फोटोज अच्छे निकल कर आते, सेल्फी में शार्पनेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी, और बुके भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया गया। अच्छा, डे के वीडियो देखेंगे, रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम किया गया है। डेफिनेटली आईफोन्स में वीडियोस बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन आपको कोई सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा डाउन पॉइंट इस फोन का। अगर आपको वैसे वीडियोस निकालने हैं तो वो आप इसमें यहाँ पर नहीं निकाल सकेंगे। बाकी नाइट के भी फोटोज यहाँ पर अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। नॉर्मल फोटोज दिखा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप फ्लैर्स देखते हैं तो ये भी कुछ सिनेरियोस में कंट्रोल करता है, लेकिन घोस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये बिल्डिंग के पास अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा मुंबई में सिटी में से यूनिवर्स दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो यूनिवर्स, ये घोस्टिंग है जो आपके सामने क्लियरली आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, हमने जूम फोटोज थोड़ा ट्राई किया था, डे में तो होता है अच्छा, लेकिन नाइट में सोचा ट्राई करते। तो ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये 10x जूम हमने किया था, नॉर्मल भी आपको दिखा रहा हूँ, तो अच्छा है कि नाइट में भी फोटोज शार्प आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा 10 टाइम्स भी जूम करके क्यों ना फोटोज निकाल ले। बाकी नाइट के भी पोर्ट्रेट शॉट्स देखेंगे तो वो आपको अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पर भी क्वालिटी अच्छी निकल कर आई है। और वीडियो भी देखते तो वीडियो भी यहाँ पर रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जनरली नाइट के वीडियोस बहुत सारे फोन्स मार खा जाते हैं, बट यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत अच्छा है। काफ़ी ब्राइट वीडियो से रियर में और सेल्फी में भी, इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा हमने नाइट में भी थोड़े फोटोज़ की कंपैरिजन्स किए थे Xiaomi 15 और OnePlus 13 के साथ में। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, OnePlus 13 Xiaomi 15 फोटोज़ को ब्राइट तो करते हैं, लेकिन OnePlus काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है, Xiaomi देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग हो जाता है। यहाँ पर एप्पल ने बैलेंस किया है, पिक्चर क्वालिटी बराबर है, स्किन टोन वगैरह सब मेंटेन किया है। तो रियर कैमरे से अगर आप पिक्चर्स देखते हैं नाइट के, तो मुझे आईफोन की बेटर लगी थी। इनफैक्ट सेल्फी भी अगर आप देखते हैं तो OnePlus 13 और Xiaomi 15 ने स्किन को बूस्ट किया है,
ब्राइट कर देता है काफ़ी। एप्पल ने यहाँ पर फिर से बैलेंस किया है, मेंटेन किया है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ही रहेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा, दिखने को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जनरली अगर आप मुझसे पूछते रियल टाइम में तो आईफोन ने यहाँ पर नाइट में थोड़े बेटर फोटोज लिया है कंपेयर टू Xiaomi 15 और OnePlus 13 के। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें है एप्पल की A18 लेटेस्ट चिपसेट। ये काम अच्छा किया गया है, जो आईफोन 16 में हमें मिल रहा है वही सेम चिपसेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं, और ये 3nm पर आपको मिलता है। जहाँ पर इसमें एक कमी ये है कि CPU में तो देखो 6 कोर्स बराबर है A18 वाले, लेकिन GPU में इसमें 1 कोर कम है। यानी कि आईफोन 16 में आपको A18 में 5 कोर का GPU मिलता है, तो यहाँ पर 4 कोर है। तो एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर घटा दी है, बट ऐसा नहीं कि उसके अंदर होने के बाद भी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने गेम किया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हमारा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर एंटूटू की बात करेंगे तो एंटूटू अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास आया था, जो कि एक्सपेक्टेड है। और इसकी जो मैक्स टेम्परेचर थे, थर्मल्स था, वो 41 डिग्री के सेल्सियस के आसपास था, जो कि इतना सही है। और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, हम सारा टेस्ट एकदम क्लियर करते हैं, AC वगैरह सब बंद करके करते हैं, तो मुझे सही लगा इसके थर्मल्स यहाँ पर कंट्रोल्ड है। और बाकी स्टेबिलिटी स्कोर भी जो है ना इसका 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में वो अच्छा था, 77% के आसपास आया था, और उसमें मैक्स 44 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो वो भी कंट्रोल्ड है, मैं ऐसी कहूँ, क्योंकि 3D मार्क काफी हैवी टेस्ट होता है। गीक मैच में आप देखेंगे सिंगल कोर मल्टी कोर तो आपको डिसेंट से स्कोर्स देखने को मिलते हैं। और बाकी इसमें LPDDR5X और NVMe आपको स्टोरेज मिलती है। अब NVMe जो है वो स्टोरेज इतना खास नहीं है, इसके UFS स्कोर बहुत कम थे, 55-56,000 के आसपास। भाई ये तो मैंने 15,000 के फोन में देखा उस स्कोर, UFS 2.2 वाले में। ये इधर दे दिया एप्पल ने, क्या कर रहा है। बट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी, ये ऑन पेपर से हमें पता है कि आईफोन में जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो यहाँ पर जितना भी हमने ऐप ओपन क्लोज किया है, मल्टीटास्किंग किया है, एकदम स्मूथ चलता है, कोई हैंग लैग नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हमने 10 मिनट बाद भी आकर चेक किया, सारे ऐप्स मेमोरी में रहते हैं। रैम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सबसे पहले एप्पल होगा, उसके बाद फिर आपको एंड्रॉइड मिलेगा। तो ये रैम मैनेजमेंट आईफोन्स के अंदर एकदम टॉप नॉच होता है। फिर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले नॉर्मल गेम से स्टार्ट करते हैं, BGMI, जेंशिन इम्पैक्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो BGMI हमने चेक किया एक्सट्रीम 60 FPS, ऑब्वियसली डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, तो आपको 90 FPS और 120 FPS कैसे देगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही सपोर्ट मिलता है, और इसमें मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। जेंशिन इम्पैक्ट भी 60 FPS का सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है। फ्लक्चुएट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, आप हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी पर भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है। इनफैक्ट Assassin's Creed Mirage हमने एक AAA गेम भी यहाँ पर डालकर देखा, और ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर हाई सेटिंग्स पर बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है। और इसमें मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। यानी कि अगर आप AAA गेम्स भी क्यों ना खेल रहे इसमें, चाहे ये हो रेसिडेंट इविल हो, जितने भी अभी एप्पल में सपोर्टेड है, वो सब खेलने के बाद भी ये फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता, 42 से 44 के बीच में रहेगा। बस इतना है कि हाँ बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये फ़ोन आपको उस मामले में निराश नहीं करेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें भाई, तो देखिए ये पहला एप्पल का फोन है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, जिसमें एप्पल ने अपना खुद का C1 मॉडेम लगा कर दिया है। और इसमें थोड़े इश्यूज आए हैं, जैसे कि नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 4G कभी 5G। तो ये चीज़ हमने नोटिस किया, और कभी कभी नेटवर्क के जो बार्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और ये मैं इसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ C1 मॉडेम को, ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ टावर कितना स्ट्रांग है। बट स्टिल यहाँ पर क्वालकॉम या ऐसा किसी इधर उधर का मॉडेम उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपना खुद का किया है पहली बार, जो गोइंग फॉरवर्ड उनके आईफोन 17 सीरीज़ में भी हमें देखने को मिल सकता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि इसको और काम करने की ज़रूरत है, इसको और इंप्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि बार्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बाकी Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.3, NFC, और आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उस मामले में यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी दोस्तों इन हैंड फील्ड इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको 7.8 mm की थिकनेस पर मिलता है, 167 ग्राम्स, तो बहुत ही लाइट वेट है, काफ़ी स्लिम है, राउंडेड एजेस के साथ में आता है। मतलब ये फ़ोन हल्का फुल्का सा है, मतलब ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। एल्यूमिनियम फ्रेम से, ग्लास बैक है, फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ आता है, तो एक चीज़ अच्छी है। और एप्पल का लोगो जो चाहने वाले एप्पल के आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पर मिलेंगे, ब्लैक, व्हाइट। फेस ID दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है, जो सारे आईफोन्स में होता है। USB पोर्ट जो है ना Type-C वाला, ये 2 वाला है। देखो यहाँ पर भी एप्पल ने कितनी बड़ी तकलीफ दे दी है हमें कि USB 3 वाला पोर्ट दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने USB 2 वाला पोर्ट दिया है। डुअल माइक है, डुअल स्पीकर से, स्पीकर क्वालिटी यहाँ पर डिसेंट है। और साथ में आपको एक्शन बटन दिया गया है, तो ये एप्पल का एक्शन बटन सबका फेवरेट बटन है, इसमें बहुत सारे आप टास्क कर सकते हो, जो कि यूजफुल बटन है, मैं ऐसे कहूँगा। IP68 आपको मिल जाता है, और साथ में सिंगल सिम यहाँ पर मिलेगा फिजिकल, फिर आपको एक ई सिम का भी सपोर्ट है, और दूर दूर तक आपको माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल मोड को ऑन कर लेते हैं और आपको बता दें कि 2025 में iPhone 16e पर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और iPhone 14 पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए पहले तो आपको बता दो, डिस्प्ले दोनों में आपको सेम मिलता है,
तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस कंप्लीटली सेम होने वाला है। वही 3 साल पुराना डिस्प्ले एप्पल ने चिपका दिया है आईफोन 16e में। बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये हकीकत है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर A18 है, यहाँ पर A15 है। ऑब्वियसली A18 आपको बेटर मिलता है, और इसका एडवांटेज ये भी है कि इसमें आपको अभी AAA गेम्स भी खेलने मिलेंगे। तो गेमर्स के लिए ये चीज़ अच्छी है कि आप इसमें AAA गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि A15 अच्छा नहीं है, A15 भी बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर भी काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलेगी। कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल है, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल है रियर में, और सेल्फी दोनों की आपको 12-12 मेगापिक्सल मिलती है। तो कैमरा भी यहाँ पर सिर्फ मेगापिक्सल का फर्क है, वरना आपको रियर सेल्फी दोनों में 4K वीडियो इधर उधर सब जगह मिलता है। तो यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर प्रोसेसिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम यहाँ पर मानते हैं। तो मेगापिक्सल मेरे लिए डजंट मैटर, हाँ, बट ISP का फर्क होगा क्योंकि चिपसेट में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। बाकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी जितनी आईफोन 14 की बेटर है, आपको ऑलमोस्ट आईफोन 16e में भी कुछ वैसे ही मिलने वाला है। iOS 18 सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और एक चीज़ ये है कि इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे घटिया अगर कोई AI है तो वो एप्पल का एप्पल इंटेलिजेंस है। सॉरी टू से एप्पल फैन बॉयज, मैं यही कुछ कहूँगा, ये मैंने इसीलिए कट कर दिया इसको यहाँ पर। और बाकी बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये लोग 25 to 26 आवर्स का क्लेम करते हैं, यहाँ पर 22 से 24 आवर्स का क्लेम करते हैं। ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। 2 चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक तो यहाँ पर इसमें आपको एक्शन बटन मिलता है, तो उसमें आपको वो रिंगल साइलेंट वाला बटन मिलता है, तो ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। और बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर आपको मिलता है लाइटनिंग पोर्ट। तो ये एक एडवांटेज है Type-C पोर्ट का जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, आईफोन 16e 60,000 ऑलमोस्ट 60,000 रुपए का फोन है, 128 GB स्टोरेज दे रहा है, और ये आपको 54, 55, कभी 52 पर भी मिल जाता है, डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे प्राइस होते रहती है। ये भी 128 GB, तो दोनों की प्राइस में अगर आप देखोगे तो 6K to 5K, तो कभी 7K, 6, 5, 7,000 का ऐसे यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर पैसे बचा सकते हैं, आईफोन 14 ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज आईफोन 14 का ये है कि बिग बिलियन डेज सेल, अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर वो 50,000 के नीचे आ जाता है। यहाँ तक कि अमेजॉन के ऊपर जो है वो 40,000 तक भी चला जाता है एज लो एज, ये एक्सचेंज ये सब मिलाकर। तो आप उतने लो पर आईफोन 14 ले सकते हैं। तो ये सेल के दौरान आपको वेट करके आईफोन 14 में रेकमेंड करता हूं, जो आप आईफोन 16e के ऊपर ले सकते हैं। ये मेरा जेन्युइन यहाँ पर आपको फीडबैक है और सीधा सीधा क्लियर सजेशन है। ये फोन आईफोन 16e की मेरे हिसाब से अगर जो वैल्यू होनी चाहिए 2025 में, वो 40 से 45,000 की होनी चाहिए थी। तो शायद मैं आपको ये कंपेरिजन चार्ट ही नहीं देता, सीधे आईफोन 16e ही रेकमेंड कर देता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर जो लोग कंफ्यूज थे इन दोनों के बीच में, और एग्जैक्टली आईफोन 16e क्यों नहीं लेना चाहिए और दूसरे फोन्स क्यों लेना चाहिए, उसका ही आईफोन क्यों लेना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अगर आपको हमारे ऐसे प्रोफेसर मोड अच्छा लगता है, दूसरे वीडियो में भी ट्राई करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और आईफोन 16e के बारे में कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।